मैं ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर का अगर देखें तो बेसिक बात है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। बेसिक जैसे कि लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि क्वेश्चन में अगर आ जाए कि हाँ भाई व्हाट इज लाइट, तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते क्लास 10 में। हमेशा क्वेश्चन आता है इंटरनली, डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्चुअली क्वेश्चन बन रहे हैं सब, आपको पता हो या नहीं पता हो, बट कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनाया जा रहा है आजकल। कंसेप्चुअली इज लाइक, मैं इनसे बताया कि हाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होता है। इवन ये भी नहीं आता इवन आजकल 10th में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट के रूल्स रेगुलेशन क्या है, इवन ये भी नहीं आता। पर वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक रूल आगे जाके जब एडवांस हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें यूज होते हैं। इसलिए आपको ये सजेस्ट करा जाता है कि यू मस्ट नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। आपको सारी चीजें पता होना चाहिए उसके बारे में। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो आप अगर सोचो कि यार मेरे को लाइट पता लग गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता लग गया, लाइट के रूल पता लग गए तो मैं कर लूंगा, तो ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। मतलब आजकल 10th के लेवल जो आपको बता देता हूँ, जो इस टाइम 10th में पूछे जा रहा ना, 8-10 साल पहले वो 12th में पूछा जाता था उस लेवल का। मतलब क्योंकि डे बाई डे जो हमारा एजुकेशन का लेवल ऊपर जा रहा है, तो लेवल ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चन वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप ध्यान रखना, कोई बच्चा अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहा है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप एग्जाम में बैठोगे और आपको ऐसा लगेगा मेरे से एक क्वेश्चन नहीं आता एक्चुअली, जहां से मैं ये बता पाऊँ कि मेरे 2 मार्क्स यहाँ से आ ही जाएंगे। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो तो, अगर डेप्थ में पढ़ के जा रहे हो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। और सुनो, आपको एक और खास बात बताता हूँ, पिछले 5 साल से सीबीएसई कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस कर रही है। जैसे लास्ट ईयर लगभग 20% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते थे, उसके बाद क्या है 30% करे, एंड दिस टाइम द 45% क्वेश्चन आर आस्किंग फ्रॉम द कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। 45% क्वेश्चन जो है कंपेटेंसी बेस्ड थे। कंपेटेंसी बेस्ड समझ लो, एप्लीकेशन बेस्ड आपको पता होना चाहिए, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ लिया, पर उसका रूल और रेगुलेशन पता नहीं है कहाँ यूज होता है, तो यू कांट फाइंड आउट द थिंग कि कहाँ पे हम कर पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करेंगे। ध्यान रखें कि आपको ये पता ना हो कि हाँ टॉपिक क्या, साथ में ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट इट। अब जैसे मैंने ये टॉपिक लिया लाइट, तो लाइट में तो सबसे पहले आपको पता है, लाइट में मैंने आपको डिवाइड करा था, एक होता है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, है ना, और एक होता है रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। अब आपको दोनों पता होना चाहिए। अब आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमें क्या पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन वाला। अगर आपको रिफ्लेक्शन पता लग गया तो उसके उल्टे रूल इसमें लग जाते हैं, उसके उल्टे रूल। लास्ट टाइम आपको गया था और मैंने आपको बताया था कि जो आपके कॉनकेव मिरर वाले केस है वो कॉन्वेक्स लेंस में लग जाते हैं। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर वाला पता लग गया कैसे रे डायग्राम बनाना, कैसे रूल याद रखने, तो सारे कॉन्वेक्स लेंस में लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम होगी फिर? तो आपको बस ये ट्राई करिएगा कि ये वाला पहला वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब सबसे पहली बात, अब बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्चुअली मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये भाई, अगर देखो रिफ्लेक्शन होने के लिए 2 चीजें नेसेसरी है, एक तो प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस का होना, दूसरा लाइट का होना। अगर प्लेन पॉलिश सरफेस भी है, लाइट नहीं है, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? और आपके पास लाइट भी प्लेन पॉलिश सरफेस नहीं है, पॉलिश सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो अब आपका जिस लाइक यहाँ पे मैं प्लेन पॉलिश सरफेस को ऐसे करके बनाया जाता है, कैसे तरीके से बनाया जाता है, लाइक दिस इज द लाइट सरफेस, और यहाँ पे आपने इस टाइप से पॉलिश कर रखा है, और ये पॉलिश लाइक दिस, इस टाइप से पॉलिशिंग है। और ये पॉलिशिंग होती है मान लो आपकी सिल्वर ऑक्साइड की। सिल्वर ऑक्साइड नॉर्मली AgO जिसका बोलता है, ये सिल्वर ऑक्साइड बोलता है। अब यहाँ पे ये आपकी लाइट आ गई, प्लेन पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस चली गई। इस पूरे फिनोमेना को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये नॉर्मल है, सभी को पता है। अब इसके बाद आपका ये आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सभी जानते हैं बेसिक चीजें। यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि व्हेन अ लाइट इज केम फ्रॉम अ मीडियम एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्लेन पॉलिश सरफेस इट विल बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमेना आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है।
मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करें एक्चुअली तो क्या है कि व्हेन अ लाइट इज केम फ्रॉम अ मीडियम falling on a plane poly surface, after falling it bounces back into the same medium, आई टकरा के वापस चली गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर ये कभी भी नहीं पूछेगा, मैं बताता रहा हूं आपसे, कहीं भी ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। अभी जो अब आगे पढ़ेंगे हम रे डायग्राम वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ट्राई करिएगा। अब ये तो हमें सबको पता है रूल क्या होता है भाई। रूल आपको पता है, 2 रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इनटू द सेम प्लेन। रट लो इसको, कोई पता नहीं है। पर रटने वाले क्वेश्चन अब नहीं आते। वो चला गया वो टाइम जब हम रिफ्लेक्शन लाइट पढ़ के चले गए और हम सोच रहे यही आ जाएगा सर, 2 नंबर का काम बन गया बस। अब वो टाइम चला गया। अब क्वेश्चन जो एग्जामिनर है जब क्वेश्चन सेट करता है तो आपके दिमाग से खेलता है, सोचता क्या है कि यार बच्चा कहां पे फंसेगा, वो आपको फांसने की कोशिश करेगा, यहां से बढ़ेगा ही। क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्वेश्चन ये आ गया, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड ओनली फॉर द प्लेन सरफेस, स्टेटमेंट आ गया मान लो एक असर्शन में, तो आपको पता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि ओनली प्लेन सरफेस पे वैलिड है, चाहे स्फेरिकल हो, प्लेन हो, सब पता है, तो आपको पता कर लेंगे वहां पर असर्शन रीजन में आके, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी इंटरेस्ट वाली बात है। बहुत सारे बच्चे बैठ के चलेगा तो नहीं, ये पता नहीं कि प्लेन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लो है वो ओनली प्लेन पोली सरफेस पे या प्लेन सरफेस पे वैलिड नहीं होता, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो ऐसे करके, हाँ ऐसी वाली सरफेस हो, कैसी भी शेप की सरफेस हो, हमेशा ऑलवेज वैलिड होता है। तो अगर रट के जाओगे तो काम नहीं बनेगा। इसके बाद लो तो आपको पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है हमेशा ऑलवेज, चाहे वो आपकी ये प्लेन सरफेस हो, चाहे वो आपकी ये स्फेरिकल सरफेस हो। किसी भी शेप, अगर किसी भी टाइप की अगर लाइट आ रही है, किसी भी टाइप की अगर आपकी शेप है, पर कंडीशन क्या है, वो पॉलिश्ड होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लो ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वैलिड है। मान लो यहाँ पे आपके इंसिडेंट एंगल ये हो गया, टकरा कैसे जाएगी, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी आई आर के बराबर होगा। तो ये जो आपका लो है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज, ये हमेशा फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई स्पेशल कंडीशन है तभी फॉलो होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे चले नेक्स्ट, तो इसके बाद आता है मिरर्स क्या होते हैं, किनको मिरर बोला जाता है। तो जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेसें होती हैं उनको मिरर कहा जाता है। द सरफेस विच रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द लाइट रेज आर कॉल्ड, या हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लाइट रेज विच सरफेस रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड मिरर। अब मिरर को उनके शेप के अकॉर्डिंग डिफाइन करा गया 2 पार्ट में। एक हो गया हमारे प्लेन मिरर, मिरर को मैंने क्या बताया 2 पार्ट में, एक हो गया हमारे क्या प्लेन मिरर और एक हो गया हमारे स्फेरिकल मिरर। अब अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर को अगर हम देखें तो नॉर्मली आपका प्लेन मिरर मतलब ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधी हो, उनको मतलब ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, उनको प्लेन मिरर। ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, ऐसे हो, चाहे वो कर्व इस शेप में हो, चाहे वो इस शेप में हो। इस शेप में अगर बाहर की तरफ को कर्व दिखाई दे रहा हो, इधर की साइड में पॉलिशिंग दिखाई दे रही है, इधर की तरफ को अगर कर्व है और पॉलिशिंग इस साइड में, तो ये हो जाता है कॉनकेव, जो केव की फॉर्म में आता है, केव की फॉर्म में इस टाइप से, और ये हो जाता है कॉन्वेक्स, सभी को पता है। अब प्लेन मिरर की बात करें तो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए प्लेन मिरर के बारे में। जैसे कि प्लेन मिरर की बात करें तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इंफिनिटी लिया जाता है, फोकस भी इसका क्या लिया जाता है इंफिनिटी, रीजन क्या इंफिनिटी लेने का क्वेश्चन आ गया कि व्हाई वी आर टेक द प्लेन मिरर फोकस एट इंफिनिटी, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इंटरनल। अब आप पढ़ते तो चलेंगे यार इंफिनिटी होता है ये तो पता है, पर आपको ये पता नहीं क्यों होता है, तो आप भूल जाओगे। क्या हो पाएगा कामयाबी उस टाइम पे मिल पाएगी आपको? आई डोंट थिंक सो। अब ये क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन में ये जरूर लिखेगा, क्वेश्चन क्या देगा पता है, क्वेश्चन देगा कि प्लेन मिरर हैविंग अ फोकस एट इंफिनिटी जस्टिफाई। ये बात तो खुद वो बता रहा है कि प्लेन मिरर का फोकस इंफिनिटी में होता है, आप उसको जस्टिफाई करिए। आप क्वेश्चन की डिमांड समझ रहे हैं क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है जस्टिफिकेशन दीजिए इस बात का। तो आप लिखेंगे, अगर आपको पता है कि इफ वी आर स्ट्राइक द पैरेलल लाइट ऑन द प्लेन मिरर, it will reflect the light which are also parallel to each other, and the parallel light rays are meet at the infinity, and where the reflected light rays are meet, where the focus is formed। जहां पर रिफ्लेक्टिंग लाइट रे मिलती है वहीं पर तो फोकस बनता है। आपको पता पैरेलल लाइट रे आ रही कहां पे मिलेंगी,
इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे फोकस हो गया, आपने जस्टिफिकेशन दे दिया। तो पैरेलल लाइट आई, टकराई वापस गई सर, क्योंकि एंगल ऑफ नॉर्मल भी ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, वो वापस सेम टू सेम जाएगी ऐसे से। तो इसलिए ये मिल गया आपका रेडियल कर्वेचर भी आपका इन्फिनिटी दोनों। तो आपने जस्टिफिकेशन दे दिया वहाँ पे। अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात आपको पता है प्लेन वेव की खास बात क्या है, ये हमेशा जो इसका इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका शेप और साइज जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के बराबर होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर हम 2 सेंटीमीटर लंबे हैं तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर लंबी। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट लाइक मी या आप कोई भी हो, अगर आप किसी प्लेन मिरर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हो तो इमेज ही पीछे से लगेगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, हाँ है ना। तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है प्लेन मिरर में। कहाँ यूज होता है सबको पता है, यूज कहाँ है, छोटा नर्सरी मतलब 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों के सिलेबस में आजकल प्लेन मिरर के यूज, कॉनकेव मिरर के यूज, कॉन्वेक्स मिरर के। आप कोई आपका भाई अगर 6th क्लास में पढ़ रहा हो तो फाउंडेशन की बुक उठा के देख लेना, जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हो 6th में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो ये बात ध्यान करना। आगे आ जाता है ये कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर आ गया। कॉनकेव मिरर आपका रियल फोकस बनाता है जब भी, क्योंकि लाइट रेज इस पर आके पड़ती है ये, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके ऐसे करके मिल जाती है और एक्चुअली मीटिंग करती है। इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। कन्वर्ज कर देता लाइट, जाने वाली लाइट को एक पॉइंट में मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है, तो कन्वर्जिंग मिरर। इसलिए इसका यूज कहाँ पे होगा, मोस्ट ऑफली जगह जहाँ पे हमें लाइट को कन्वर्ज इकट्ठा करना हो, सारी लाइट को मिला के एक पॉइंट पे डालना हो। जैसे कि हेडलैम्प देखे ना सबने, मोटर के बाइक के, मोटर बाइक आपका हो गया, कार हो गया, ट्रेन, कोई बस कुछ भी ले लो, ट्रक, सबको क्या जरूरत होती है कि हमारी लाइट जो चल रही है आगे हेडलैम्प को एक पॉइंट पे फोकस डालें। वहां पे क्या यूज होंगे, उनके मिरर। आपको पता है मेरे बच्चों एक चीज सर्च लाइट हो गई, टॉर्च हो गई, वहां पे यूज, और आगे भी बहुत सारी जगह यूज करे जाते हैं, क्योंकि इसको एक और नाम से जाना जाता है, कंप्लीट मिरर। किस नाम से, कंप्लीट मिरर। व्हाई वी आर सेड कंप्लीट मिरर, बिकॉज इट फॉर्म ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इमेज। छोटी ऑब्जेक्ट से बड़ी, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइंग और ऑब्जेक्ट के बराबर सारे टाइप की इमेज बनाता है। समझ आ रही है, इसलिए इसको कंप्लीट मिरर। जैसे कि आपको पता है अभी प्लेन मिरर हमने देखा, वो सिर्फ आपकी वर्चुअल इमेज बना रहा है और ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज बना रहा है, हाँ, और डायरेक्ट इमेज बना रहा है। ना तो ऑब्जेक्ट से छोटी बना सकता है, ना ऑब्जेक्ट से बड़ी बना सकता है, ना रियल बना सकता है वो, पर ये तो हर एक टाइप बना सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट मिरर। एक और होता है हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा। कॉन्वेक्स मिरर आपका एक ऐसा मिरर होता है जो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आने वाली लाइट रे को डाइवर्ट कर देता है ऐसे करके और वापस भेज देता है। Why we are saying it's a diverging mirror? Because it's divert the light ray which are falling on the surface of convex mirror. और ये कभी अपना एक्चुअली फोकस तो बना ही नहीं सकता। देखो इसकी रिफ्लेक्टिंग लाइट रे के बीच की डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो कभी अपना फोकस बना पाएगा ये आगे फर्दर। इसलिए हम ये चाहते हैं और ये हम सोचते हैं कि अगर देखो इसलिए कभी फोकस, एक्चुअली में ये कभी फोकस बना ही नहीं सकता। सारे दोनों मिरर फोकस बना सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि गिव्स द एग्जांपल व्हिच काइंड ऑफ मिरर कैन नॉट फॉर्म द बट रियली फोकस, ये एक्चुअल फोकस नहीं बना सकता। व्हिच मिरर कांट फॉर्म द एक्चुअल फोकस, नेम इज कॉन्वेक्स। सारे बना सकते बट ये नहीं बना सकता। तो हम ये सोचते हैं कि यार अगर ये आगे नहीं बना सकते तो कहीं ना कहीं तो जगह होगी बनाने की, तो पॉसिबिलिटी हमें यहाँ मिलती है पीछे साइड, क्योंकि पीछे साइड लगातार डिस्टेंस कम होती जा रही है। देखो आगे तो बढ़ती जा रही है, पीछे कम होती जा रही है लाइट के बीच की। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका फोकस हम ये चलते हैं। और डॉट डॉट मिलाने का मतलब क्या है, डॉट डॉट आपको पता है, हमेशा डॉट डॉट शो करता हूँ आपको। रीजन क्या है डॉट डॉट शो करने का, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे लाइट जा ही नहीं रही, सीम्स टू मी, इसलिए वर्चुअल फोकस बनता है। और वर्चुअल फोकस ये बना रहा है, और हमेशा जो इमेज जो बनाता है वो भी हमेशा वर्चुअली होती है। कैसी होती है इमेज, वर्चुअल। रीजन क्या वर्चुअल, ये वर्चुअल रीजन क्या बेटा, आपको अगर मैं बताऊं वर्चुअल इमेज बनाने का रीजन क्या है। वर्चुअल इमेज बनाने का रीजन यह है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग लाइट आगे तो कहीं एक्चुअली मीट ही नहीं कर सकती। इमेज तब फॉर्म होती है जब दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करें या सीम्स टू मीट हो, तो आगे तो कहीं मीट ही नहीं कर सकती, पीछे मीट करेंगी, वो भी एक्चुअली में मीटिंग। तो ऐसी इमेज का फॉर्मेशन जो एक्चुअली लाइट रे के मीट होने से नहीं बन रही है, कोई भी इमेज एक्चुअली लाइट रे के मीटिंग होने से नहीं बन रही है, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं कि नहीं, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनाता है। हमेशा साइज होता है इमेज का, वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहता है। चलिए आगे बेटा हमारा ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट समझ लो।
इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें रिलेटेड टू मिरर, तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स ले लिया, इस साइड में हमने क्या ले लिया, मान लो ये कॉनकेव ले लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा ये पोल क्या होता है मेरे बच्चों, हमारे मिरर का मिड पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग जो हमारा मिरर, उस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है लाइक दिस इज कॉल्ड अ पोल। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट। जैसे अगर आपने कोई प्लेन मिरर भी ले लिया, तो प्लेन मिरर के बीच वाला अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो 5 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट मिलेगा वो हमारे क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ओके, अब होता क्या हो गया पोल। एक होता मान लो अपर्चर ए और बी, यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो टोटल लेंथ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ए टू बी, या ये वाला ए टू बी, ये टोटल लेंथ आपकी कहलाती है अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कितनी बड़ी है, उसका कितना एरिया है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, जिससे रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, उसका कितना बड़ा एरिया। अच्छा, जितनी ज्यादा बड़ा एरिया होगा, अपर्चर ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा लाइटें टकराएंगी भाई मिरर से, और जितनी ज्यादा लाइटें टकराएंगी इतना ज्यादा फोकस ब्राइटर होगा। इसलिए आपने देखा है, अगर आप एक छोटा सा लेंस ले, आपने देखा हो कभी कभी हम पेपर जलाते हैं, एक आप छोटे से लेंस से जलाने की कोशिश करें, एक बड़े लेंस से जलाने की कोशिश करें, बड़ा लेंस तो आपका पेंट में भी छेद कर देगा, इस तरह से ना, और आपके काय से कायम है, पेपर में भी नहीं छेद हो रहा, तो वो कहते हैं पेंट में छेद। रीजन क्या है, ज्यादा लाइट कलेक्ट हो रही है। एक पॉइंट में इतनी सारी लाइट है, एक ही पॉइंट में पड़ रही है, इतने सारे पे जलेगा नहीं आदमी, जल जाएगा। समझ पा रहे ना? और यहाँ पे अगर छोटा पर्चर ले रखा है तो छोटे से रीजन की लाइट कलेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये आपको पता लग गया, ये लाइट रे गई, ये लेकर करता है ऐसे करके डाइवर्ज, आपको पता है डाइवर्ज करता है। तो जहाँ पे हम दिखाते हैं सीम्स टू मीट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे क्या एक्चुअली ये मीटिंग होती है लाइट रे, ये मिलने के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलाता है लाइक दिस, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा फोकस हो गया। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये पूरा का पूरा देखो ऐसा कहीं ना कहीं स्फीयर ही होगा, पूरा दिख रहा है ना, अरे भाई ऐसा कहीं ना कहीं स्फीयर ही होगा पूरा। तो इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होल स्फीयर एंड द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है और पूरे सेंटर का पूरे इसका एक पूरा सेंटर होगा, और पूरे आपका जो स्फेरिकल मिरर ले रखा है उसका एक पार्ट है। और आपको बता दूं मेरे बच्चों, एक बात और समझ लेना है यहाँ पे, वो पॉइंट ये है कि ये जो फोकस है, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, और सेंटर से लेके और आपके पोल के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आर, अरे भाई सेंटर है यार, आपने तो 10th में पढ़ाई है, इवन दूसरी तीसरी से पढ़ के आ रहे हो आप। ये सेंटर से लेके सर्कल है, कोई सेंटर है, या स्फीयर है कोई सेंटर के, ऐसे उसके लास्ट तक की स्फीयर के तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। भाई तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये है, मिरर में खास बात होती है कि इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की आधी होती है। ये सिर्फ किसमें एप्लीकेबल है, ओनली ऑन इन द केस ऑफ मिरर। ये स्फेरिकल मिरर में ही एप्लीकेबल है। कभी आप लेंस में भी ये लगाने लगो तो गलत हो जाएगा। लेंस में कई फैक्टरों पर डिपेंड करती है, लेंस जब आएगा तो बताएंगे। और ये सिर्फ किसमें वैलिड है, ओनली फॉर दी स्फेरिकल। ये मिरर में एप्लीकेबल है कि आपकी जो फोकल लेंथ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। समझ में आ गया सभी को? इसके बाद अगर हम आगे चले नेक्स्ट, तो आपके रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए। मैं एक जल्दी फास्ट रिवीजन आपको करा देता हूँ कि क्या रूल रेगुलेशन है, और आपको रटना तो है ही वो। और मैं तो ये कहता हूँ रटो मत, आप थोड़ी चीजों को समझ लो तो आसान हो जाएगी, रटना खत्म हो जाएगा। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर को तो आप इतना ध्यान रखो भाई, प्लेन मिरर जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट कितनी दूर इमेज बनाएगा। ठीक है, अब इसका रीजन भी क्या, मान लो प्लेन मिरर आ गया हमारा, आपने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे बच्चों यहाँ से मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये इमेज ही 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनाएगा। हाउ मच डिस्टेंस, दैट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑलवेज सीधा है, देखो आप देख रहे हैं ना, एरो ऊपर की तरफ को है तो इसका एरो भी
इसका मतलब है इमेज इरेक्ट होगी। क्या मतलब है इसका? इमेज इरेक्ट होगी। अगर जितनी हाइट, अगर ये 2 सेंटीमीटर हाइट का है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर हाइट ही होगी। अब ये भी कह रहे हैं हम वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल पहले इमेज समझ लेते हैं। इमेज क्या होती है? 2 टाइप की, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज का मतलब है मेरे बच्चे कि लाइट रे, जो रिफ्लेक्टिंग लाइट रे है। पहली बात, इमेज क्या होती है? इमेजिनरी व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी व्यू। अरे भाई जैसे तुम देख रहे हो अपने आप को, तो तुम कोई ना उधर, आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, मैं ऐसा दिखता हूँ, हमें कैसे लग रहा है सामने वाला बंदा आ गया। तुमने देखा भी हो कभी कभी इल्यूजन हो जाता कुत्तों बिल्लियों को, कभी कभी देखा हो पक्षी भी करता है, देखा ना, वो मिरर के सामने बैठ जाता है, उसे लगता है कि मेरे जैसे कोई बंदा वो मेरी तरफ को चोंच लेगा तो मैं ही मारूं। एक बार क्या हुआ, हमारे सामने एक बंदे ने स्टील का गेट लगवा लिया। स्टील का गेट लगवा लिया हमारे सामने। जब उसने स्टील का गेट लगवा लिया तो उसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से दिख रहा था, रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से दिख रहा था। तो एक भेड़ थी, भेड़ जानते ना सभी, सीप। हाँ, तो भेड़ ने देखो, अरे मेरे जैसे ही, तो भेड़ जाती है उसमें मारती हूँ। फिर क्योंकि जो ये होते ना भेड़ बकरी, इनका ना ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हेड, जहाँ पे इनके सींग होते हैं, इसलिए वो सिर से लड़ते हैं। तो वो आया तो इसे वहां से भाग कर मारा था, उसे लगा मेरे को अपोजिट, उसने ही मार दिया। फिर वो पीछे गया, फिर मारा धूम। भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, अगले 15 मिनट तक ये फाइट चली। और वो इससे ज्यादा वो परेशान था जिसने स्टील का गेट लगवाया। तो कह रहा भाई यार आफत हो गई ये तो। और रोज आए दिन यही हो रहा था, तो उसे नीचे वाला हिस्सा पेंट करवाना पड़ा। कम से कम ये रिफ्लेक्शन तो खत्म हो। तो उसने ये काम करा। तो होता क्या है, हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा हम जैसा ही है, बट एक्चुअली में इमेजिनरी व्यू है वो। तो इमेज 2 टाइप की, पहले पता लग गया इमेज है क्या? इमेजिनरी व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, है ना, समझ आ रही है? वो इमेजिनरी व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म्ड व्हेनेवर 2 रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग लाइट रेज आर मीट, एक्चुअली मीट और सीम्स टू मीट। पर मीट जरूर करानी है जहां पे इमेज बन रही है। आपको पता है इसी के अकॉर्डिंग, मीटिंग के अकॉर्डिंग इमेज को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया। पहला पार्ट हो गया आपका रियल इमेज। रियल इमेज में क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगी, रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज एक्चुअली, जैसे रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज आ रही है, वो रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज आपको एक्चुअली मीट करते हुए दिखाई देगी, पॉसिबिलिटी नजर आएगी, हाँ यार मीट कर सकती है यहाँ पे, ये फील आ जाएगा आपको अंदर से। अरे आप ये बताइए कि मैं रिफ्लेक्टिंग लाइट का मिरर के पीछे मिलाऊंगा तो आप कहेंगे क्या पॉसिबल है इधर जाना लाइट का? मिरर के पीछे लाइट का जाना पॉसिबल है? इधर तो पॉलिशिंग सरफेस होती है, इधर जाना तो इम्पॉसिबल है। और फिर भी अगर मैं इधर कोई इमेज बना रहा हूँ तो मतलब वो वर्चुअल होगी, और आगे बना रहा हूँ तो पॉसिबल है, मिरर की सरफेस के आगे बना रहा हूँ तो पॉसिबल लाइट का कम्यूट करना, तो रियल होगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आगे इमेज कैसे बन सकती है मिरर में? बहुत सारे बच्चों को होता है ना, और बहुत सारे बच्चे लटकाते हैं कि रियल इमेज बनती है स्क्रीन पे और वर्चुअल इमेज बनती है मिरर पे। तो कौन के मिरर का आपको याद होगा? अगर मेरे पास कौन के मिरर है, उसके सामने मैं कोई पेपर लगा दूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली इमेज बनती हुई नजर आती है कि नहीं? पता लगता है कि हाँ आगे भी बन सकती है इमेज, इसके अंदर ना बन के पीछे आगे भी बन सकती है इमेज। तो हमने करके भी देखा। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाना होता है मैं आपको बता देता हूँ, सिखा रहा हूँ, और यही रे डायग्राम आपको फॉलो करना हमेशा। जैसे कि एक लाइट रे आपको सीधी लेनी है और दूसरी लाइट रे ये लेनी है। एक 2 लाइट रे, दोनों की दोनों लाइट रे कहाँ से निकालनी है? ये हर कहीं सबसे ज्यादा आपका डायग्राम में फॉलो हो गया। इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा डायग्राम है, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम आपसे जरूर पूछेगा। तो एक लाइट रे स्ट्रेट और दूसरी पोल, ये पोल है हमारा। तो यहाँ पे ये सेंटर हो गया हमारा, ये इंसिडेंट एंगल। तो जितने से आई है लाइट रे इतने से वापस जाएगी। और ये आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो वापस जब जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, ऐसे जाएगी वापस। अब आप ये बताइए 2 रिफ्लेक्टिंग लाइट रे ये होगी, क्या आगे इनके मिलना पॉसिबल है? अरे क्या आगे मिलना पॉसिबल है? ये तो और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। कहीं पे पॉसिबिलिटी है तो वो है पीछे, तो पीछे की तरफ को बढ़ा दो, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको भी बढ़ा दो दूसरी तरफ को स्ट्रेट, यहाँ मिल रही है। तो ये क्या एक्चुअली मीटिंग में बनी हमारी इमेज? दैट इज सीम्स टू मी, दैट इज सीम्स टू मी, इसलिए इसको बोलते वर्चुअल।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी? इसके बाद आता है मेरे बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉनकेव और उसके बाद कॉन्वेक्स। तो अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें मेरे बच्चों, तो दिस इज कॉनकेव मिरर और ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे पोल फोकस सेंटर 3 पॉइंट आपको याद रखना है। आपको बताइए, सबको अभी इंफॉर्मेशन दे दी, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है। फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाते हैं भाई, फोकल लेंथ। सेंटर से लेके पोल के बीच की रेडियस होता है। क्लियर है इतना बात? ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ को आएगा, मतलब मिरर की तरफ को आएगा, एक एक स्टेप हम ऑब्जेक्ट को एक एक स्टेप आगे की तरफ को लेकर आएंगे। फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से, इन्फिनिटी से मैं यहां तक ले जाऊंगा ऑब्जेक्ट को, कहां तक, यहां तक। एक एक स्टेप आपको ऑब्जेक्ट आगे की तरफ को आता रहेगा, इमेज एक एक स्टेप पीछे जाती रहेगी, बस इतना याद रखना है। और जितना जितना आपका कोई भी, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, जितना ज्यादा इमेज मिरर के पास में होगी वो इतनी ज्यादा छोटी होगी। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? आपकी इमेज जितनी ज्यादा मिरर के पास बनेगी वो इतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा दूर बनेगी वो इतनी ज्यादा बड़ी होगी। मतलब आपका सबसे बड़ी डिस्टेंस क्या मिल सकती है बताइए, सबसे बड़ी डिस्टेंस इमेज के फॉर्मेशन की, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वो केस होगा जब आपकी इमेज इन्फिनिटी बनेगी, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी होगी, मतलब हाईली मैग्नीफाइंग। तो अगर क्वेश्चन आ गया, ये इंटरनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि at which position we get the higher magnification in the case of concave mirror, answer is whenever we have to put the object at focus। जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी बनती है, और सबसे ज्यादा दूर है तो हाईली मैग्नीफाइंग। देखो रटने की कोई जरूरत नहीं, जितना ज्यादा पास ऑब्जेक्ट को लाओगे इमेज जितनी ज्यादा दूर जाएगी, बस इतना याद रखना। तो सबसे पहले दूर क्या हमारा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी सबसे ज्यादा दूर है, इमेज क्या बन जाएगी, फोकस। दूसरा क्या होगा भाई, ये ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ, सी और एफ के बीच। देखो आगे जा रही है कि नहीं, एक एक स्टेप आपने रख दिया सी, इमेज भी आपकी सी। आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को फोकस पे, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। एक एक स्टेप ये आगे जा रहा है, एक एक स्टेप आपने कहाँ रख दिया, आपने सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे सी तक पहुंच गए। इसके बाद हम दोनों के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में, सॉरी, तो सी और एफ के बीच में रखें तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, और ये बड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। यहाँ तक तो बराबर हो जाती है दोनों का साइज, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, एक ही जगह सी। और जैसे आप एफ पे रखोगे, इमेज सबसे ज्यादा दूर इन्फिनिटी पे और सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग। एक और केस आता है इन दोनों के बीच में, जब आप इन दोनों के बीच में रखते हो तो यहाँ से निकलने वाली जो रिफ्लेक्टिव लाइट होती है डाइवर्जिंग हो जाती है, और डाइवर्जिंग लाइट है तो इन्फिनिटी पे भी नहीं मिल सकती, इसलिए उनको कहाँ मिलाते हैं, बिहाइंड द मिरर। याद रखिएगा एफ और पी पे के बीच में रखेंगे इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर। पर किस जगह बनेगी बिहाइंड द मिरर, कोई एक्चुअली पोजीशन कोई पता नहीं है, डिपेंड करता है भाई इसका फोकल लेंथ क्या है, ये कोई बात नहीं, कोई नो पोजीशन, बट बनेगी इस साइड। अब ये हमें पता लग गया, इतने रूल को याद रखना। और आपको बता, जब जब इमेज इसके इधर साइड में बन रही है रियल होगी, इस साइड में बनेगी तो वर्चुअल होगी। इतनी बात आप याद रख सकते हैं, बस यही याद रखनी है। इसके बाद हमें रूल पता लग गए, तो इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, बस रे डायग्राम का रूल, क्योंकि रे डायग्राम बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं हमारे। रे डायग्राम का रूल क्या है, कोई भी लाइट रे अगर पोल पर आ रहा है, तो देखो मैंने आपको कई बार बताया कि स्फेरिकल सरफेस दिख रही है तो नॉर्मल हमेशा किससे पास होना चाहिए, सेंटर से। अगर आप देख रहे हैं ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस किससे पास होकर जा रही है, सेंटर से, तो ये नॉर्मल कितना काम कर रही है। तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे ऐसी चली जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल ये होता है कि अगर पी पे आता है किसी एंगल से, इतने एंगल से वापस। दूसरा रूल क्या है मेरे बच्चे, अगर कोई भी लाइट रे आपके पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, तो टकराने के बाद में फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले टकराने का फोकस। और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे डलना होगा, देखो ये लाइक दिस, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। इसके बाद अगर कोई लाइट है इसको उल्टा कर दें, फोकस से आ रही है तो पैरेलल, फोकस आ रही है तो पैरेलल। एक और रूल होता है मेरे बच्चों इसका, कि अगर मान लो कोई लाइट ऐसे करके सेंटर से आ रही है, ऐसे सेंटर से आ रही है, टकरा रही है इससे, तो आपको पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल सेंटर से ही आएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0।
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो लाइट ऐसे वापस इसी वाले पाथ से रिटर्न हो जाएगी, इसी वाले पाथ से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है बातें, तो कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ इसके कैसे आप डायग्राम बना सकते हो। इन रूल को फॉलो करके बनाना है। कोई सा भी डायग्राम आपने ले लिया, मान लो ये है आपका, ये आपका हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर। तो अगर मान लो आपने कहीं पे भी रख दो, मैं ये बता दूं कि सर यहाँ वाला मेरे को हार्ड लग रहा है, ऐसे इन्फिनिटी पे ले लिया मान लो ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी से लाइट रे कैसे लेते हो आप? पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलती है? फोकस बन गया पहला वाला केस। जब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी, तब आप, ठीक है। अच्छा अगर मान लो आपने क्या रखा रहा, आपने बियॉन्ड सी रख दिया, तो कैसे बनाएंगे सर? ये रख दिया मान लो बियॉन्ड सी, ये सी है बियॉन्ड सी। आप बाकी सारे केस में एक बात ध्यान रखना, लाइट रे दो निकालनी है, एक लाइट रे सीधी भेजनी है, दूसरी लाइट रे पोल पे, बस ये याद रखो हर एक कंडीशन में। यहाँ वाली तो ये आ गई, यहाँ जितना एंगल चाहिए इतना एंगल से ये मिला दी, तो यहाँ मिल रही, ये हमारी मीटिंग बन गई। एक्चुअली मीटिंग हो रही है ना, मीटिंग करना पॉसिबल है इस साइड में, तो कैसी इमेज होगी? रियल वर्चुअल रियल होगी। अब आप ये बताइए डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइंग? क्यों? क्योंकि आपकी देखें ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज करीब है, और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज करीब है, तो इसलिए क्या होगा? डिमिनिश्ड, ये छोटी होगी, और जितने दूर जाती रहेगी बड़ी होती रहेगी। अब अगला केस अगर मैं यहीं पे अगर आपसे पूछूं नेक्स्ट, तो यह मैंने बना दिया मान लो एक और कॉन्केव मिरर, यहाँ पे ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर। मान लो आपने इसके बीच में लगा दिए, रूल पता होने चाहिए बस, एक लाइट है सीधी, एक लाइट, आपको पता है जब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं इमेज यहाँ बनती है बियॉन्ड सी, एक ये और एक ये बन गई, काम करो सारे रूल है। एक और लास्ट वाला रूल देख लो, लास्ट वाला रूल ये होता है, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर, आपने ये रख दिया लाइट ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे ये गई और एक लाइट रे ये वाली आपको पता है पहला वाली लाइट है किससे होकर जाएगी? फोकस से, ये आपकी फोकस से गई, और ये वाली जितना एंगल चाहिए इतना एंगल से वापस जाती है। तो ये एक्चुअली में डाइवर्जिंग होती है। कैसी होती है? आप देख रहे हैं बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहाँ मिल सकती है? पीछे। इसको हम किसी तरफ को एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे मिला दीजिए जहाँ लगना वहीं मिलेगा, तो हमारी इमेज बनती है, ठीक है, लाइक दिस। सो दीज आर द कंडीशन। इसके बाद कन्वेक्स आता है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में अगर हम देखें लाइक दिस, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल हो गया, ये हमारा हो गया मान लो आपका फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर। तो ये अगर हमारा फोकस, ये सेंटर, ये पोल है, तो इसमें कंडीशन क्या है मेरे बच्चों? यहाँ पे अगर आप दो ही रूल बनते हैं, आपको पता है इसमें कितने रूल हैं? इसमें से उसमें कितने थे? 6 अलग अलग पोजीशन पर रख देते हैं। पहले फोकस इंफिनिटी पे, तो फोकस पे है ना, बियॉन्ड सी रखा तो सी और एफ के बीच में, तो ये कंडीशन चल। इसमें बस दो, एक आप इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज का बनती है फोकस पे, और दूसरा इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ 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 यहाँ, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी, कहीं ना कहीं यहीं पे पी और एफ के बीच में। तो इंफिनिटी पे रखेंगे तो एग्जैक्ट फोकस पे, और इंफिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, इमेज एफ और पी के बीच में बनेगी। ये रूल है, दो ही रूल है हमेशा। वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी, इसलिए इसका यूज हम साइड मिरर में ही करते हैं। साइड मिरर में इसलिए करते हैं, देखो इसका विजन कितना बड़ा है, देखो लगातार इसका विजन रेंज बढ़ती जा रही है। इतने बड़े एरिया का आपका इमेज, अगर मैंने यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लगा दिया, जरा सा कॉन्वेक्स लगा दिया, अब इसकी रेंज देखना है, ये ऐसे मतलब आप कितनी दूर तक का देख सकता है। इसलिए हम इसको साइड मिरर में यूज करते हैं व्हीकल्स के। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि कौन सा मिरर है, क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि व्हाई वी आर यूज अ कॉन्वेक्स मिरर, अब क्वेश्चन ये आएगा कि कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ साइड मिरर व्हाई, और जस्टिफाई। वो तो खुद कह रहे हैं कि यूज करते, क्यों यूज करते बताओ, समझ रहे हैं ना आप। और क्वेश्चन ऐसा आ गया कि व्हाई वी आर नॉट यूज अ प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स, तब भी आपको लिखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स जो है वो छोटी बनाता हमेशा, प्लेन मिरर तो बड़ी बना रहा। पीछे अगर कार इतनी बड़ी है तो इतना ही बड़ा इमेज दिखा रहा है उसका, और इतना बड़ा मिरर हमारा इतना था, तो पता लग रहा है हेड लैम्प का ही पूरा व्यू उसमें आ गया, और कार तो दिखेंगी नहीं, हाँ है ना। और अगर हमने कॉनकेव बना दिया तो कॉनकेव तो भैया तुम्हें पता उल्टी दिखा रहा है, वो कार आ रही है ऐसे, वो दिखा रहा कार को ऐसे,
अरे वो उल्टा कर देगा ना, वो तो उल्टी भी कर देगा, इन्वर्टेड इमेज, दूर की इमेज उल्टी होकर आ रही है, तुम्हें लग रहा है अरे कार ऊपर को चल रही है ये क्या हो रहा है, टायर ऊपर और उसका जो ऊपर टॉप है वो नीचे, तो इसलिए नहीं करते ना। अब इसके रूल क्या है, मैं इसके भी रूल बता देता हूँ। कॉन्वेक्स, इसके भी वही 3-4 रूल हैं, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। रूल ये है भाई, अगर कोई भी लाइट पैरेलल आती है टकरा के डाइवर्ट हो जाएगी और कहाँ मिलते हुए नजर आएगी हमें, फोकस। इस पे भी अगर आपको सेंटर दिखाना है मेरे बच्चे, अगर आपको नॉर्मल डाल के दिखाना है तो नॉर्मल आप यहाँ से डाल के दिखा सकते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्ट, ये आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है। अब एक रूल तो ये, दूसरा अगर इस पर आ जाता है पोल पे तो जितना एंगल से आया इतना एंगल से वापस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अगर एक और कंडीशन इसमें अगर मैं बताऊं आपको कि मैंने अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स बना रखा है, लाइक दिस इज द कॉन्वेक्स, ये मेरा आ गया पोल, ये हो गया मेरा फोकस और ये हो गया मान लो आपका सेंटर। अगर कोई भी लाइट रे इस टाइप से आ रही, मान लो इस टाइप से, क्या ऐसा आ रही है टुवर्ड जस्ट, अगर इसे पास ऑन होने दें तो किससे पास होकर जाएगी, ये फोकस से। अगर इस टाइप से है कंडीशन तो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अरे क्लियर है, उसकी कंडीशन क्या थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, फोकस पे टकरा के पैरेलल, ठीक है, डन। ओके, एक और रूल, अगर सेंटर पे, अगर उसकी कंडीशन ये है कि वो कहाँ जाना चाहती थी, सेंटर पे, तो टकरा के वापस सेम टू सेम पाथ से, मतलब जो उसमें फॉलो करे वही आपको चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, आराम से, बस 2 ही तो है। तो रे डायग्राम अगर हम देखें, रे डायग्राम, तो रे डायग्राम अगर हम देखें तो भाई रे डायग्राम में ये हमारा कॉन्वेक्स, ये इसका फोकस, ये उसका सेंटर, ठीक है। 2 लाइट रे, इन्फिनिटी वाले केस में जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या कर देंगे, लाइट रे डाइवर्ज करें तो कहाँ पे मिलेंगे, आगे फोकस पे, काम खत्म, समझ में आ गई बात। इसके अलावा कहीं पे भी रख दो, मैंने आपको बताया अभी आपको, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी रख देते हैं, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में, यहाँ रख, एक लाइट है सीधी, एक लाइट है पोल, पोल से टकराने के बाद में डाइवर्ट हो गया, और ये ऐसे, समझ आ रही बात ओ सॉरी, ये तो ये हाँ। अब अगर आपने ये करा मेरे बच्चे तो आपको पता है ये वाली लाइट तो कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये कहीं मिलना पॉसिबल ही नहीं ना आगे, और इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दो, कहाँ मिल रही दोनों, बस ऐसे, ठीक है, डन ना। इसके बाद आया था मेरे बच्चों रिलेशन, मिरर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। मैंने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन अमंग वी यू एंड एफ। वी क्या आपका इमेज डिस्टेंस, मान लो आपने कहीं पे इमेज बना रहे हो, अभी इस वाले केस को देख लेते हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पे आपकी इमेज ये बन रही है, तो पोल से पोल सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होती हैं, पोल हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ध्यान रखना, डिस्टेंस मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाता है, पोल। पोल से इमेज ये बनी हमारी, इस इमेज तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं बी, क्या बोला जाता है, स्मॉल बी, इसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। और ये फोकस से लेके और इस पोल के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है यू, को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपको पता है पोल से लेके फोकस तक के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, आपका स्मॉल, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, फोकस। डन, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब आप देखिए मैं क्या बता रहा था कि आपका जो मिरर फॉर्मूला है, इट इज द रिलेशन अमंग वी यू एंड एफ, मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये होता क्या है, होता है ये 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द रिलेशन किस किस के बीच का, एफ बी एंड। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे आया, ये सारे केस आपको क्लास 12th में, पर 10th में बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दिस इज द रिलेशन, दिस इज मिरर्स फॉर्मूला। कैसे बना, हाउ दिस फॉर्मूला फॉर्म्ड, कहाँ से आया, कौन ताया है, कौन चाचा है, कौन मामा है, ये सब बात की बात है, और क्लास 10th में हम वो 12th में जाके पढ़ेंगे। अभी बस आपको बस इतना ध्यान रखना। और होगा क्या, इस फॉर्मूले का क्या क्या यूज होगा, आपको बी दे देगा, यू दे देगा, फोकल लेंथ पूछ लेगा, बी दे देगा, एफ दे देगा, यू पूछ लेगा, पर इतना आसान नहीं होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देगा वो वैल्यू। पर इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल में, यही वो फॉर्मूला जहां पर मैक्स और न्यूमेरिकल बनेंगे। दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन, ये तो हो गया।
एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट करा जाता है एम से। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि अवर फॉर्मिंग इमेज बाय द मिरर इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। कि हमारी जो बनने वाली इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ये ऑब्जेक्ट के बराबर है। एंड ऑल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताएगा कि आपकी जो बनी हुई इमेज है वो आपकी रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, किस टाइप की। ये तो बता ही रहा है कि मैग्नीफाइंग है, डिमिनिश है ऑब्जेक्ट के बराबर। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ी, डिमिनिश का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से छोटी, और सेम साइज का मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर। ये तो बताई गई। एम का मेन काम है साइज के बारे में बताना। समझ रहे हैं आप? साथ साथ में यही बताता है कि आपकी वर्चुअल इमेज है रियल, ये आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात सभी को? तो m का अब हम फॉर्मूला जो मिलता है यहाँ से हमारा m इक्वल टू माइनस के v बाई यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच। ये हमारा है मेरे बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और यहाँ पे v का मतलब है भाई इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एच आई का मतलब होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, सॉरी। एच आई मतलब साइज ऑफ इमेज, साइज का मतलब है हाइट। समझ रहे हैं ना? हाइट ऑफ इमेज। एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नीचे आएगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नीचे आएगी। ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर और इमेज डिस्टेंस भी ऊपर है। समझ रहे हैं ना? तो कभी कभी क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी कभी हमें ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा, कभी कभी हो सकता है हमें ये वाला रिलेशन यूज करना पड़े, ये वाला, और हो सकता है कभी कभी हमें ये वाला रिलेशन यूज करना पड़े मेरे बच्चों। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कौन सा दे रखा है। समझ रहे हैं ना बात को? क्या वैल्यू दे रखी है? समझ रहे हैं सभी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा अभी? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक बातें। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, यहाँ पर अगर कभी भी आपको m की वैल्यू, मान लो आपकी m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब ये होगा वो इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल इमेज बन रही होगी। कैसी इमेज? वर्चुअल। और अगर m की वैल्यू जो है मेरे बच्चों अगर नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब ये है जो आपकी इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। और जो इमेज वर्चुअल होती है कॉम्प्लीमेंट्री में वो साथ साथ में क्या होती है, इरेक्ट। क्या होती है? इरेक्ट होती है। और जो आपकी रियल इमेज होती है, जो हमारी रियल इमेज होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होती है मेरे बच्चों, इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, m की वैल्यू अगर 1 के बराबर आती है तो जो hi है, हाइट ऑफ इमेज है, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। और अगर m की वैल्यू मेरे बच्चों 1 से बड़ी आती है, मतलब लाइक ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है hi भी ग्रेटर होगा, hi भी बड़ा होगा ho से, ठीक है? और अगर m की वैल्यू छोटी आती है 1 से तो इसका मतलब है hi छोटा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ठीक है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट कंसेप्ट रह गया आपका साइन कन्वेंशन, और इसके बाद जस्ट न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन स्टार्ट है। और क्वेश्चन में ही सारे कंसेप्ट यूज होंगे। ये पता होना चाहिए कि अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। देखो दे रहा है, नहीं दे रहा इंफॉर्मेशन, दे रहा है भाई साइज के बारे में। अगर कोई ये कह रहा है कि अवर फॉर्मिंग इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, अवर फॉर्मिंग इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 2 है। अरे दोगुना बन गया ना, डबल हो गया। आप यहां से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला, जब आपने यूज करा है m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, यूज करा है कि नहीं? और वो कह रहे हैं अगर अवर फॉर्मिंग इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ एच ओ, तो 2 एच ओ है एच आई की वैल्यू और नीचे एच ओ है, इससे मतलब खत्म, m की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है कि नहीं? और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई तो पता चला रियल है या इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड पता लग गया, और पॉजिटिव है तो वर्चुअल पता लग गया। तो पता लग रहा है कि नहीं इन्फॉर्मेशन का? तो m से हमें ये सहायता मिलेगी, ये यूज होगा m का। साइन कन्वेंशन हमें ये बताता है मेरे बच्चों कि जो साइन, जो सिंबल है वो नेगेटिव डिस्टेंस के साथ में लेने या पॉजिटिव के। समझ आ रही बात? तो आपको मैं साइन कन्वेंशन भी बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन एक ऐसा टर्म है जो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी डिस्टेंस को आप नेगेटिव साइन के साथ में लो और कौन सी डिस्टेंस को आप पॉजिटिव साइन के साथ में। अब कैसे आप करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले मान लो मेरे पास में ये एक कॉन्वेक्स है, ये एक
कॉनकेव है। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे ध्यान रखिएगा सारी बातें। इसका इस साइड में होता है, इधर सेंटर होता है। आपको बता दूं इसका फोकस इधर होता है और इधर सेंटर होता है। ये हो गया पोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसका पोल ये मैंने ऑब्जेक्ट रख रखा है। दिस इज ऑब्जेक्ट, जिसको हम एचओ बोलते हैं। ये तो बोलते हैं एचओ, हाँ है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो आपका ये रखा है, जो आ गया आपका एचओ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये बन गई आपकी इमेज, मान लो ये बन गई एच आई, इसको एच आई बोल दो, समझते रहना अच्छे से। अच्छा, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन जो पोल, फोकस और सेंटर से जाए, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो सेंटर, फोकस और पोल से जाए, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे मेरे बच्चों, अब आपने ये ऑब्जेक्ट है, यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? आपको बताइए, यू सभी को पता है। और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी? वी कहलाएगी कि नहीं? तो होता क्या है मेरे बच्चों, लाइट रे कहां से जाती है बताइए? ऑब्जेक्ट से। एक लाइट रे सीधी गई, एक ये। तो हम पहला कंडीशन ये साइन कन्वेंशन का फर्स्ट कंडीशन याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दी लाइट रेज मेजर फ्रॉम पोल। अगर मान लो हमें सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम सी से भी पी की तरफ जा सकते हैं, पी से भी सी की तरफ, पर ऐसा नहीं करना। हमेशा किधर से आना है? पी से सी की तरफ आना है। ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, ऑलवेज। और अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो और आप मेजरमेंट करते हुए लाइट रे, जो आने वाली लाइट रे दिख रही है आपको, और लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ऐसे देख रहे हो आप, ये ऐसे गए ना, पी से सी की तरफ जा रहे हो तो ऐसे जा रहे हो, लाइट रे का अपोजिट डायरेक्शन। तो हमेशा ऑलवेज दैट डिस्टेंस टेक विद नेगेटिव साइन। और अगर मान लो आपका कभी कभी इमेज इधर भी तो बनता है कॉनकेव में, पता है ना, और हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो लाइट रे के सेम डायरेक्शन में हो गई, तो पॉजिटिव। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑलवेज एप्लीकेबल है कि एनी डिस्टेंस in the direction of light rays take with positive sign, or any distance in the opposite direction of light rays take with negative sign. ये तो कहती है आपकी बुक। अब बच्चे इसको रटने के भी तरीके ढूंढते हैं, तो हम वो भी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं भाई बैठे हुए, हर टाइप का बच्चा होता है। अरे सर हमें तो पास होना है, बस हमें कोई मतलब नहीं है आगे से, मैं तो बस पास करा दूं। पर बुक यही कहती है। और दूसरी बात बुक क्या कहती है कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो डिस्टेंस है, जैसे एच ओ ऊपर है ना, इसको आप पॉजिटिव साइन लो और नीचे वाले को नेगेटिव। और समझ में आ गई बात? आपको मैं एक सिंपल रूल बता देता हूँ। मान लो अगर लाइट रे ऐसे जा रही है, तो इधर की सारी डिस्टेंस ये हो गया पोल, ये बीच में हो गया मिरर, तो इधर की सारी डिस्टेंस कैसे लोगे आप? नेगेटिव। अरे ये इधर की, और इधर की डायरेक्शन सारी की सारी पॉजिटिव। ऊपर की सारी ऐसे देखो, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव और नीचे की तरफ को नेगेटिव। याद रख सकते हैं बातें? हाँ है ना? अरे क्लियर है कि नहीं? ये तो रूल कहता। पर अगर आपको रटना है भाई, तो बहुत सारे तरीके रटने के, तो वो भी हम बताएंगे कि जैसे कि U हमेशा नेगेटिव होता है, U ऑलवेज नेगेटिव, एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा? और जो फोकल लेंथ है F, अगर वो कॉनकेव मिरर है तो आप नेगेटिव लोगे, कॉनकेव मिरर के लिए है। और कॉन्वेक्स है तो कैसे लोगे? क्योंकि वो इधर है कॉन्वेक्स में। और V नेगेटिव आएगा अगर रियल इमेज बन रही है तो। कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है तो नेगेटिव। और V पॉजिटिव आएगा अगर कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। बस ये कुछ पॉइंट है, आप इसको रट भी सकते हो। एच आई आपका पॉजिटिव आएगा अगर इरेक्ट इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है मेरे बच्चों? एच आई आपका पॉजिटिव आएगा अगर आपकी इमेज बन रही है कैसी? इरेक्ट। और एच आई वहीं पर नेगेटिव आ सकता है जब आपकी इमेज कैसी बन रही हो? इनवर्टेड। ठीक है? तो ऐसे करके रट भी सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लें, या फिर ये फॉलो कर रहे हैं लाइट रे, वो आपकी कंडीशन है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वो आप अपने को भी कर सकते हैं। So that is all about to the reflection of light. Each and every topic I have covered, and still the thing is left, that is the numerical problem and the question which are basis on it. And still the question is came from it, like a rule of the image formation, ray diagram. They are also asked from this particular thing. ऐसा नहीं कि हमेशा numerically पूछता है, क्वेश्चन ही पूछता है, वो यहाँ से ही पूछेगा। तो you know each and everything. ठीक है? समझ आ रही बात? पढ़िए। और हमें हमेशा कहता हूँ देखो यार, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
मेहनत जो जितनी ज्यादा करेगा अभी से लेके, तो बच्चे कुछ क्या करते हैं 2 महीने पहले से सीरियस होते हैं, 1 महीने पहले से सीरियस होते हैं। तो कोई बच्चा पूरे साल से सीरियस है, तो कोई बच्चा 1 महीने वाला बच्चा क्या डिफीट कर सकता है उसको? नहीं, कर ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता भाई। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, ऑलवेज। ओके, गुड लक एवरीवन।